नमस्कार मित्रों। मैं आज पुनः आप लोगों के समक्ष अरसे बीते घराना शीर्षक का भाग 1 रोटी का एपिसोड नंबर 3 संचालित करूंगा। अभी तक मित्रों आपने अरसे बीते घराना का भाग रोटी सुन रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को रोटी का 2 एपिसोड डाला था और उसके बाद यह भी कहा था कि ये 2-3 वीडियो में ही ख़त्म होगा। अब ऐसे पड़ाव पर रोटी आ चुकी है कि हर्षु और रोपनी अपनी रोटी की व्यवस्था इस ढंग से कर लिए हैं जैसे उनके जीवन में अब रोटी की समस्या समाप्त हो चुकी है। तो मित्रों, मैं थोड़ा सा पिछले वीडियो का अंत और इस वीडियो का प्रारंभ बता करके मुख्य बिंदु पर आऊँगा, इसलिए आप आगे की जो कहानी है वह धीरे धीरे सुनिए और इसका आनंद लीजिए। मित्रों, निरावन को चोरी के इल्जाम में फंसा दिया गया तो हर्षु बिल्कुल टूट चुका था। चोरी होने के बाद में रोपनी भी काफी टूट गई थी। रोपनी अपने घर के बाहर चिल्ला चिल्ला करके बिलख रही थी, रो रही थी और आसपास के जो भी लोग थे वह उसके पास आकर के उसे समझा रहे थे, सांत्वना दे रहे थे। इतने में हर्षु के समझ में यह नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। फिर थोड़ी देर बाद हर्षु भी कुछ अपने में साहस बांधा और बांध करके रोपनी से बोला, रोपनी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अपने गांव में पंचायत बाबू, गोवर्धन नाम था पंचायत बाबू का, पंचायत बाबू हैं। हम जाते हैं वहाँ और अपनी फरियाद देते हैं उनको, अपने मित्र को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमें भी पता है कि हमारा मित्र गलत नहीं है, तुम भी जानती हो कि हमारा मित्र गलत नहीं है, लोगों को द्वारा उसे फंसाया गया। सत्य बात तो मित्रों ये है कि निरावन भी सही था, लेकिन गांव के जो लोग थे वो निरावन को पसंद नहीं करते थे, निरावन को अच्छा नहीं मानते थे। और जो साहूकार था उसका तो सारा का सारा दिमाग जो है वो हर्षु के जमीन पर ही लगा था, इसलिए साहूकार भी रुष्ट था और गांव के लोग भी रुष्ट थे। जिस कंडीशन में जब ये हर्षु अपनी जमीन निरावन को दे बैठा तो सभी लोग उस बिगड़ गए और बिगड़ने के बाद निरावन के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया और निरावन के ऊपर ही ऐसा कह लीजिए कि निरावन के को आगे करके और लोगों के माध्यम से हर्षु के घर में चोरी करा दिया। इस प्रकार हर्षु जो है अपनी फरियाद लेकर के जाना चाहता है और रोपनी से बोलता है कि रोवत बिलखत ना परी, चुप हो जा कुछ सूधी भरी, देख औरन तो लेहो मजा, हे रोपनी तोरन हमरन अब यही सजा, चल उठ हम जामे अबहू पंचायत बा गावन में ही, बोलत देख सबह लोगन से, मिल निरावन ई ना करी, कुछ करहूं कौनो औरन आपदा आन परीबा, जो लोगन में समझ न भर। इस प्रकार हर्षु ने रोपनी से कहा कि हम पंचायत बाबू के पास जाते हैं
और उनसे अपनी बात कहते हैं। निरावन के ऊपर भी हमारे जैसी कुछ आपदा ऐसी आ चुकी है जिसका समाधान पंचायत बाबू के द्वारा हो जाएगा। रुक्मिणी क्या कहती है? हाँ जा, ठीकन तो सोचो हो, जा गोवर्धन घर जावे वे। रुक्मिणी भी परमिशन दे दिया। हर्षु अपने मित्र का फरियाद लेकर के पंचायत बाबू के पास गया और बोला, हे बाबू पंचायत, सुनहूं मित्र हमारो चोरी संग न रहो, झूठों में लोगन निरावन को ठेलो है, कुछ सूधी राहो, मित्रन हमरो जान बचाओ। इस प्रकार हर्षु अपने मित्र की जान बचाने के लिए पंचायत बाबू से अपनी फरियाद करता है और पंचायत बाबू ने हर्षु से बोला, हाँ जा, कुछ देखी बरी, कल गावन में लोगन की सभा करी, कुछ सत्यो होए सामने तो आवन परी, तू ना कुछ सोची, हम तारो निपटारा करी। पंचायत बाबू ने भी यह सुन करके हर्षु को समझाया और बताया कि तुम अपने घर को जा, कल मैं गांव में एक सभा बुलाऊंगा और उस सभा के अंतर्गत मैं तुम्हारे मित्र को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। इस प्रकार फिर पंचायत बाबू ने हर्षु को कह करके भेजा। इस प्रकार पंचायत बाबू की बात सुन करके हर्षु को कुछ राहत मिली और हर्षु वहां से फिर अपने घर को चल दिया। दूसरे दिन पंचायत बाबू ने गांव के सभी लोगों को बुलवाया और एक सभा एकत्रित की। सभा में उपस्थित सभी लोग, गांव के भी लोग थे, साहूकार भी था और हर्षु, रुक्मिणी और निरावन जो हर्षु का मित्र था वो भी पहुंचा। अब पंचायत बाबू ने जो सभा बुलाई उसमें सभी लोगों को संबोधित करते हुए निरावन को आगे बुलाया और कहा, चल ए निरावना, तू बोल, काहे को हर्षु घरो चोरी करान हो। हर्षु कहता है, माई बाप ना सही, हमरा मित्र होवे हर्षु, हम तो उनवे मदतन को लाग रही, लोगन बस का सूधी, हमरा बस नाम कही। हर्षु कहता है, हाँ हाँ निरावन तू भाले पूरे 16 आनो सत्यो तो बोलन। इस प्रकार निरावन का समर्थन हर्षु ने किया। निरावन को बचाने के लिए हर्षु ने भी सभा में अपनी बात रखी। फिर पंचायत बाबू ने सभा के उपस्थित सभी लोगों से पूछा, हे गावन साहूकार तू बोलन, हाँ सच होत निरावन हर्षु। साहूकार नाले कहता है, ना सरकार, कुछ ना सही है, जमीनन हर्षु की निरावन, बस जमीनों लेन कुछ ऐसो करी है, सुन नाले बात सब गावन, हूँ हाँ हाँ हामन भरी। इस प्रकार साहूकार को तो हर्षु की जमीन पर नजर था और गांव वाले निरावन को पसंद नहीं करते थे, इसलिए हर्षु के लाख प्रयास करने पर भी उसके मित्र के ऊपर से चोरी का इल्जाम नहीं हटा पाया। मित्र सही होते हुए भी समाज में गुनहगार बन बैठा। पंचायत बाबू क्या कहते हैं, देन आन निर्णय पंचायत,
हरसु कहुओ न मिलहो अब तू निरावन से, जमीनन हरसु पास धरी अब, गावन कौनो पासन न हरी, जा अब सबही घर को जावे, सभा यही समापन करी। इस प्रकार निरावन का निर्णय हो चुका था। पंचायत बाबू ने निरावन का निर्णय दे दिया और यह सुनकर के हरसु को बहुत ही कष्ट हुआ और हरसु अपने मित्र को भर नजर देखता निरखता और रोता हुआ घर को चला। घर पहुंच करके हरसु इतना टूट चुका था कि उसे खाने पीने की इच्छा बिल्कुल ना थी। रुक्मिणी के लाख समझाने के बावजूद हरसु के चेहरे पर खुशी नहीं आई। हरसु खाना नहीं खाया तो इस प्रकार रुक्मिणी भी खाना नहीं खाई और दोनों भूखे पेट ही सो गए। अब हरसु बड़ा होने को चला था। पत्नी भी अपने पेट में नया मेजबान को पाल रही थी, लेकिन उसकी रोटी की समस्या खत्म नहीं हो रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। खाने को घर में कुछ भी नहीं था। इस प्रकार हरसु ने एक दिन फिर रुक्मिणी से बोला, ए रुक्मिणी बोलत बे का, साहूकारन मिले मिले हुई, का कहती कुछ जमीनों देन बरी का। रुक्मिणी कहती है, आपदा तो आ ही चुकी है, समस्या तो है ही, कुछ न कुछ तो उपाय करना ही होगा। इस प्रकार रुक्मिणी ने हरसु को बोला कहा, आपदा ऐसी आन घरों को जा तू जा, जो सूधी होई करहूं सोच समझ के थारे। अर्थात हरसु अपनी पत्नी से राय बाट ले करके उसकी पत्नी ने भी बोला कि जा, जो भी कुछ तुम्हारे समझ में आए वो करिए, अब तो घर में आफत आ ही चुकी है। मजबूर होकर के हरसु साहूकार के घर गया, साहूकार से निवेदन किया, अपनी बात को रखा और पुनः उसने 1 बीघे जमीन को फिर गिरवी कर दिया। जो कुछ भी साहूकार ने धन दिया, उस धन से हरसु ने पेट से रही अपनी पत्नी रुक्मिणी का अच्छे से देख रेख किया और जो कुछ भी उसके पास और धन बचा उससे अपने घर का अच्छे से मरम्मत कर दिया। धीरे धीरे पैसे खत्म होने लगे और हरसु की चिंता बढ़ती जा रही थी। हरसु एक दिन सोचने लगा और बोला, रुक्मिणी पैसों तो अब साथ छोड़े हो, कुछ तो कर ही बन कामों को। रुक्मिणी कहती है, हाँ सोचन बरी, कामन कुछ करहूं परी। इस प्रकार हरसु सोचते सोचते एक दिन गांव से काफी दूर निकल जाता है। रास्ते में उसे एक घना जंगल मिला। वहां एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठा और अपने बाबूजी की याद करके सिसक सिसक कर रोने लगा। अचानक एक आंधी आई और उसके बगल में एक सूखा पेड़ जा गिरा। वह घबरा करके उठा, अपने आंखों से आंसुओं को पोंछा और बोला, तू भी मेरो ही जैसे होन है का भाई, मैं सूखन हूँ न कोई पासन मेरो, तू भी सूखन घरो, पत्तो भर साघन न धरो, तू भी गिरो जमीनो धरो।
हम हो तो जमीनों पालो से परो। इस प्रकार हर्षु ने कहा, मैं तो सूख गया ही हूं, हमारा साथ हर कोई छोड़ भी दिया है, और तू भी इस तरह से सूख गया है कि सारे पत्ते भी तुम्हारे साथ छोड़ दिए। तू भी जमीन पर गिर गया, मैं भी जमीन पर गिर गया। तभी अचानक उसे एक लकड़ी काटने वाला दिखाई दिया। वह उसके पास गया और बोला, आपन कहो भाई, नाम कुछ होई का? कटेरा ने कहा, हाँ, पेटे नावन हो। कटेरे का नाम पेटे था। कामन तो कुछ लकड़ी होवे, काट काट गुड़ गुत्थी बोवे, पास बाजारन बेचो है, मन जो कुछ पैसों आन मिलो हो, घर मेरो परिवार से चलतो। हर्षु बोलता है, सच्चो होत बा। इस प्रकार हर्षु को थोड़ी राहत हुई, सांस लेने का मौका मिला, और हर्षु उस सूखे लकड़ी के पास गया और उसे पकड़ करके रोने लगा। बोला, क्या तू मारो रोटी होनी? चल, अब ना सो, बाजारन जान पर। हर्षु सूखे लकड़ी से लिपट करके रोने लगा और बोला कि तू ही मेरी रोटी है क्या? चल अब ना सो, अब तू मेरे साथ बाजार को चल। हर्षु ने अपने हाथ से सहलाते हुए उस लकड़ी के पेड़ को धीरे धीरे छोटे छोटे भागों में तोड़ता गया। कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके और उसे अपने सर पर रख कर बाजार की तरफ चला। पास के बाजार में पहुंचकर वह लकड़ियों को बेचा। उसे 10 आने इकट्ठा मिले। हर्षु को यह पैसा पाकर इस तरह की खुशी हुई कि उसके खुशी का ठिकाना ना रहा। घर को लौटा, कुछ थोड़ा बहुत सामान लिया, कुछ पैसे अपने पास रखा और जल्दी जल्दी अपनी रुक्मिणी के पास पहुंचा और बोला, रुक्मिणी, ए ले, आजन मैं नयो कामों को धरो होवे, अब रोटियन को किल्लत न हो, चल बना खायन को जावे, फिर आराम से सूतन हुई। इस प्रकार हर्षु और रुक्मिणी की रोटी पूरी हुई। दोनों धीरे धीरे खुशहाल रहने की कोशिश करने लगे। दोनों टाइम रोटी बनने लगी। रोज हर्षु सुबह थोड़ा बहुत खा करके एक आध रोटी लेकर के जंगल की तरफ चुपचाप चला जाता था और जंगल से लकड़ियों को काट करके बीन करके इकट्ठा करके वहीं से पास बाजार में जाकर लकड़ी बेचता। शाम को जो कुछ उसे मिलता उसको ले करके वह पुनः अपने घर को आता। धीरे धीरे उसकी गरीबी, उसकी रोटी की समस्या सुधरने लगी। अब रुक्मिणी और हर्षु की रोटी चलने लगी। अच्छे से दोनों खाने लगे, रहने लगे। लेकिन हर्षु की पत्नी रुक्मिणी पेट से थी। हर्षु भी धीरे धीरे जवान हो रहा था। रुक्मिणी एक नए मेजबान को अपने पेट में पाल रही थी। हर्षु उसको लेकर बहुत उत्साहित था। हर्षु जो कुछ भी कमाता था, घर अच्छे से अच्छी चीज खाने को लाता था। अपनी पत्नी की देख रेख बहुत अच्छी तरह से करता था। एक दिन रुक्मिणी को कुछ शारीरिक पीड़ा महसूस हुई।
तो हर्षु इसे देखकर काफी परेशान हो गया। हर्षु ने रुक्मिणी के पास जाकर बोला, क्या दिक्कत है? रुक्मिणी ने कहा, हे हर्षु, हमह बैदन पास ले चलियो। रुक्मिणी ने हर्षु से निवेदन किया कि मुझे अब वैद के पास ले चलिए। वैद की पत्नी भी होंगी, वहां इस तरह के बच्चे के जन्म देने की बात कही जा सकती है और वहां लोग सहयोग भी करेंगे, शायद मेरा वहां काम हो जाए। हर्षु तुरंत बिना सोचे समझे घर से कुछ थोड़ा बहुत पैसा लिया और वैद्य जी के सेवा में पहुंच गया। वैद्य जी के पास जाकर के हर्षु ने सारी बातें बताई और रुक्मिणी का ध्यान देने लगा। इतने में ही रुक्मिणी को शारीरिक पीड़ा अधिक होने लगी और धीरे धीरे रुक्मिणी ने एक नए प्यारे से बच्चे का जन्म दिया। हर्षु यह बात सुनकर काफी खुश हुआ। वहां से वैद्य जी के वहां से निकलने के बाद घर आया, पास पड़ोसों को बुलाया, लोगों को खाने का निमंत्रण दिया, खाना बनवाया, लोगों को खिलाया और खिलाने पिलाने के बाद अपने भी दोनों खा करके और बच्चे के साथ हंसते खेलते सो गए। इस प्रकार मित्रों, हर्षु और रुक्मिणी की रोटी की कहानी आज समाप्त होती है। अब हर्षु का जो आगे की कहानी हर्षु की चलेगी वह परिवार नाम से चलेगा, क्योंकि हर्षु का परिवार अब बढ़ने लगा। अब रुक्मिणी, हर्षु तथा उसके बच्चे ये सब उसके पास हो गए। जंगल से लकड़ियों को इकट्ठा करना, बाजार में बेचना, पैसे लाना, धीरे धीरे करके हर्षु अब अपनी गरीबी से उभरने लगा। अब हर्षु की जिंदगी धीरे धीरे संवरने लगी और अपने वास्तविक पारिवारिक जीवन की तरफ बढ़ने लगा। हर्षु और रुक्मिणी अब बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि बच्चे भी एक हो गए थे और समझदारी भी आ गई थी। इसलिए पारिवारिक जीवन का संचालन, उम्मीद है दोस्तों कि अरसे बीते घराना के इस शीर्षक में परिवार की क्या भूमिका होती है, कैसे हर्षु और रुक्मिणी अपने परिवार को संचालित करते हैं, ये तमाम बातों की कहानी में निचोड़ उभर करके आएगा। देखने न भूलें, सुने और इसका आनंद लें। नमस्कार दोस्तों।